हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए चैप्टर सेकंड और नेक्स्ट आपका जो सिस्टम है वो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स रक्त परिसंचरण तंत्र। देखिए इस सिस्टम के बारे में हम थोड़ा सा पहले डिस्कस कर ले कि सिस्टम है क्या। देखिए जितने भी मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी कि बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं उनके शरीर में बहुत सारे पदार्थों का आदान प्रदान होता है, एक अंग से दूसरे अंग में उनको पहुंचाया जाता है। अब वो जो पदार्थ हैं, वो जो सब्सटेंस हैं, वो कोई भी पोषक हो सकता है, न्यूट्रिएंट हो सकता है, गैस हो सकती हैं, कोई भी वेस्ट मटेरियल हो सकता है, एनर्जी हो सकता है। तो इन सब का जो ट्रांसपोर्टेशन है, इन सब का जो परिवहन है शरीर के अंदर, है ना, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे शरीर में एक वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। यानी कि हमारे शरीर में इन सभी पदार्थों का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो परिवहन होता है, वो ब्लड के थ्रू यानी कि रुधिर के द्वारा किया जाता है। तो देखिए हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इसमें ब्लड भी होता है, फिर ब्लड जिन वाहिकाओं में, जिन वेसल्स में फ्लो होता है उनके लिए ब्लड वेसल्स होती हैं, और एक इनको प्रेशर देने के लिए एक ऑर्गन होता है हार्ट, है ना, हृदय। तो ये सब मिल करके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर्म करेंगे। तो देखिए आज हम लोग डिस्कस कर लें कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है। तो देखिए टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट, गैस, वेस्ट एंड अदर सब्सटेंस इन आवर बॉडी ए फुली डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ फाउंड। मतलब हमारे शरीर में पोषक, गैस, वेस्ट मटेरियल यानी कि अपशिष्ट एंड अदर सब्सटेंस और भी कई सारे पदार्थ, है ना, इनको एक अंग से दूसरे अंग तक ले जाने के लिए हमारे शरीर में एक पूरी तरह से विकसित, पूर्ण विकसित सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है ना। अब देखिए जो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं यानी कि मनुष्य जो होते हैं उनमें ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये क्लोज्ड टाइप का होता है बेटा। यानी कि कुछ एनिमल्स, कुछ प्राणी, है ना, नेचर में ऐसे हैं जिनमें परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है। एक तो होता है ओपन, दूसरा होता है क्लोज्ड। इसको हम कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र और इसको बोलते हैं बंद परिसंचरण तंत्र, है ना। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और ये होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन को बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र, है ना, और क्लोज होगा बंद परिसंचरण तंत्र। तो कुछ प्राणी, कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें जो रुधिर होता है उनके शरीर में वैसे ही भरा होता है कैविटी में, है ना, यानी कि रुधिर के बहने के लिए कोई नलिकाएं नहीं होती। ठीक उस तरह से जैसे तालाब में पानी भरा होता है उसी तरह से बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर जो रुधिर है वो भरा हुआ रहता है। ठीक है, उस तरह का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो परिसंचरण तंत्र होता है, उसको हम कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि खुला परिसंचरण तंत्र। और इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ये पाया जाता है कॉकरोच में। इसको हम बोलते हैं तिलचट्टा। कॉकरोच तिलचट्टा होता है ना। इसमें ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। जबकि हम बात करें मनुष्यों की, ह्यूमन बींग्स की, है ना, तो हमारे शरीर में रुधिर के परिवहन के लिए नलिकाएं होती हैं। यानी कि हमारे शरीर में रुधिर नलिकाओं में प्रवाहित होता है। तो जब रुधिर नलिकाओं में प्रवाहित होता हो तो इस तरह का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, मनुष्य जो होते हैं, उनमें किस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है बेटा? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। अब देखिए ये जो मनुष्य का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें क्या क्या होता है।
देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, जहाँ वर्ड सिस्टम आता है उसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन, है ना। मतलब बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के एक ग्रुप बनाते हैं और फिर वो ग्रुप किसी भी एक कार्य को संपन्न करता, कंप्लीट करता है। तो उसी तरह से जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ये किन किन से मिलकर बनता है, तो आप देखेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, यानी कि इनसे मिलकर बनता है। किस किस से? नंबर 1 ब्लड, नंबर 2 ब्लड वेसल, नंबर 3 हार्ट, है ना। ब्लड होता है रुधिर, सेकंड ब्लड वेसल्स, इनको बोलते हैं रुधिर वाहिकाएं, रुधिर वाहिकाएं, ओके। और थर्ड होता है आपका हार्ट, यानी कि हृदय। तो ये 3 हैं जिनसे मिलकर के सर्कुलेटरी सिस्टम बना है। क्या क्या? ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, रुधिर, रुधिर वाहिकाएं और हृदय। अब हम एक एक करके इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड के बारे में हम लोग डिस्कस करें। ब्लड क्या है? ठीक है, तो ब्लड यानी कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक। आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं कि जो ऊतक होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, उनमें से एक होता है तरल, ठीक है ना, और संयोजी ऊतक है। मतलब ये हमारे शरीर के एक अंग को दूसरे अंग से कनेक्ट करता है, यानी कि जोड़ता है, ठीक है ना। इस तरह से ये जो ब्लड हुआ ये आपका लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू हुआ, ओके। अब ये जो ब्लड होता है, जो एक हेल्दी एडल्ट जो होते हैं, है ना, स्वस्थ मनुष्य जो होते हैं, उनमें 4.5 to 5 लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग 4.5 से 5 लीटर रुधिर पाया जाता है, ठीक है ना। मतलब एक जो हेल्दी एडल्ट जो होते हैं उनकी बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम कितना होता है? 4.5 to 5 लीटर, ओके। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड, है ना, कि ये ब्लड जो होता है ये किस किस से मिलकर बना है, इसमें क्या क्या है। तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड जब हम टॉपिक पढ़ते हैं, यानी कि रक्त के घटक, यानी कि रक्त रुधिर किन किन से मिलकर बना है, तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने लिखा है, एक तो लिखा है नंबर 1 प्लाज्मा, नंबर 2 आरबीसी, नंबर 3 डब्ल्यूबीसी और नंबर 4 प्लेटलेट्स, ठीक है ना। प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इनसे मिलकर के ब्लड बनता है। तो ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या हो गए? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अब एक एक करके हम इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लाज्मा क्या होता है? देखिए प्लाज्मा जो होता है ये ब्लड का लिक्विड पोर्शन होता है, लिक्विड पार्ट होता है। मतलब ब्लड के 2 पार्ट होते हैं, एक तो सॉलिड पार्ट होता है, एक लिक्विड पार्ट होता है। तो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा इज ए लिक्विड पोर्शन या लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। फिर दूसरी बात, ये जो प्लाज्मा होता है ये कितना होता है ब्लड में, है ना, लिक्विड पोर्शन कितना होता है। तो यहाँ पे लिखा है इट इज़ 45 to 55% ऑफ टोटल ब्लड। मतलब आपका जो ब्लड है उसका 45 से 55% तक लिक्विड पार्ट होता है, मीन्स प्लाज्मा होता है, ठीक है। प्लाज्मा कितना होता है टोटल ब्लड का? 45 to 55%, 45 से 55%, ओके। अब ये जो प्लाज्मा होता है इसमें क्या है ना, तो प्लाज्मा में 92% यानी कि 92% तो वाटर होता है, जल होता है, और बाकी का 8% इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, यानी कि कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं 8%, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका प्लाज्मा।
तो प्लाज्मा में आपने देखा कि टोटल ब्लड का 45 से 55% होता है। इसमें 92% यानी कि 92% तो जल होता है, वाटर होता है। बाकी का 8% उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, ये प्लाज्मा कार्य क्या करता है, इसका रोल क्या है, फंक्शन क्या है? तो प्लाज्मा का मेन फंक्शन हो गया कि इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये सस्पेंडेड रहते हैं, मतलब निलंबित रहते हैं, या यूँ कहें कि घुले हुए रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है ना, और कई सारे न्यूट्रिएंट्स को भी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो ये तो हो गया प्लाज्मा। इसके बाद हम बात करते हैं अनदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड, यानी कि रुधिर का दूसरा घटक, और वो है आरबीसी। देखिए आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पसल्स। इसको हम कहते हैं लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका। आरबीसी मतलब रेड ब्लड कार्पसल्स, और इसको कहते हैं लाल रक्त कणिका। अब देखिए लाल रक्त कणिका के बारे में, ये जो लाल रक्त कणिका होती हैं इनका वॉल्यूम होता है 99% ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड का जो लिक्विड पोर्शन होता है उसका 99% आरबीसी होता है ना। आरबीसी में एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट यानी कि श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन HB, इसको बोलते हैं हम हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो आरबीसी में क्या पाया जाता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन आपको पता है कि ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है ना। आरबीसी का जो लाइफ स्पान होता है, जीवन काल, कि एक आरबीसी कितने दिनों तक जीवित रहती है, तो आरबीसी का लाइफ स्पान होता है अप्रॉक्सीमेटली 120 डेज, 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, यानी कि लगभग 4 महीने। उसके बाद ये आरबीसी ख़त्म होती है और नई आरबीसी बन जाती है। तो अच्छा, आरबीसी का मेन फंक्शन हो गया आपका वही जो हीमोग्लोबिन का है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो बेटा ये तो हो गया आपका प्लाज्मा और आरबीसी। इसके बाद ब्लड का नेक्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, अगला जो घटक है, वो आता है आपका डब्ल्यूबीसी। तो देखिए डब्ल्यूबीसी क्या होता है, देखिए डब्ल्यूबीसी है ना। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड कार्पसल्स, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं, है ना बेटा, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी, है ना। अब इनकी क्या विशेषता होती है, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डब्ल्यूबीसी? तो फर्स्ट वन है कि ये न्यूक्लियस लेस होती हैं, मीन्स इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। सबसे पहले इनकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। ओके, दूसरा कि इनका फंक्शन क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या काम करती हैं? तो डब्ल्यूबीसी का मेन जो वर्क है, मेन जो इसका फंक्शन है वो है मेंटेन इम्यून सिस्टम, यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र, इसको तो वैसे भी हिंदी में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल कोरोना के टाइम पे वर्ड आप बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इम्यून सिस्टम मजबूत होना चाहिए, है ना। तो इम्यून सिस्टम को मेंटेन कौन करता है? डब्ल्यूबीसी, यानी कि वाइट ब्लड कार्पसल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। अच्छा बेटा, ये जो श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं, इनका लाइफ स्पान, जीवन काल कितने दिन जिंदा रहती हैं? 1 से 2 दिन, मतलब 24 आवर्स टू 48 आवर। ठीक है ना, इतना दिन ये जीवित रहती है, मतलब 1 से 2 दिन। उसके बाद ये ख़त्म होती है, नई डब्ल्यूबीसी बनेगी, है ना। इनका लाइफ स्पान होता है 1 to 2 डेज।
अब हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी में बहुत सारे जो जर्म्स हैं, है ना, पैथोजन, वो एंटर करते हैं। अब वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस हो सकता है, कोई फंजाई हो सकता है, कोई प्रोटोजोन हो सकता है, कोई वर्म हो सकता है, ठीक है ना। तो उन सब को किल करने के लिए, उन सब को ख़त्म करने के लिए ये जो WBC है ये अलग अलग टाइप की जो फॉर्मेट में मॉडिफाई होती है, अलग अलग मॉडिफिकेशन है इसके। तो हम बात करते हैं कि WBC के जो क्लासिफिकेशन, जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पे आप एक स्केच देख रहे हैं, इसमें मैंने आपको WBC के जो टाइप्स हैं वो इसमें बताए हैं। WBC फर्दर डिवाइड होती है ग्रैनुलर एंड ए ग्रैनुलर, मीन्स कणिका में और अकणिका में, ठीक है। पहले हम WBC को दो भागों में बांटते हैं, एक तो होती है रफ, है ना, खुरदरी, और एक होती है स्मूथ, चिकनी। तो जो रफ या खुरदरी होती है उनको हम कहते हैं कणिका में, यानी कि ग्रैनुलर, और जो चिकनी होती है, स्मूथ जो होती है, उनको कहते हैं ए ग्रैनुलर। ओके, ये जो ग्रैनुलर हैं, है ना, रफ, ये फर्दर डिवाइड होती है 3 टाइप में। ये 3 टाइप की होती है। एक होता है न्यूट्रोफिल्स, दूसरा होता है इओसिनोफिल, और ये है बेसोफिल, ठीक है ना। इनको हिंदी में भी यही कहते हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, और इसको कहते हैं बेसोफिल। ठीक है, तो जो ग्रेनुलर WBC होती है वो 3 टाइप की हो गई, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। इसके बाद हम बात करते हैं जो ए ग्रैनुलर है, मतलब जो स्मूथ हैं, जो चिकनी हैं, उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, और दूसरी है मोनोसाइट। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, मतलब जो ए ग्रैनुलर हैं वो फिर 2 टाइप की हो गई, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। फिर ये जो लिम्फोसाइट हैं ये आगे 3 प्रकार की है, मतलब 3 टाइप की हैं। एक तो है नेचुरल किलर सेल, दूसरी है बी लिम्फोसाइट, और तीसरी है टी लिम्फोसाइट। तो नेचुरल किलर सेल को हम हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक मारक कोशिका, प्राकृतिक मारक कोशिका, नेचुरल किलर सेल, है ना। और दूसरी है बी लिम्फोसाइट, और तीसरी होती है टी लिम्फोसाइट। तो ये लिम्फोसाइट के 3 टाइप्स हो गए। और जो मोनोसाइट्स जो होती हैं वो मैच्योर होकर के, यानी कि परिपक्व होकर के मैक्रोफेजेज बनाती हैं, महाभक्षकाणु। ये कुछ ऐसे जो पैथोजन होते हैं, ऐसे जर्म्स जो साइज में बड़े होते हैं, उनको किल करने का काम करती है मोनोसाइट। तो मोनोसाइट मैच्योर होकर के मैक्रोफेजेज में, यानी कि महाभक्षकाणु में बदल जाती है, रूपांतरित हो जाती है। तो ये हो गया बेटा WBC का क्लासिफिकेशन पूरा, ठीक है। इसके बाद ब्लड का जो 4th कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो चौथा जो इसमें घटक होता है ब्लड में, वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम कहते हैं बेटा बिंबाणु, इनको क्या बोलेंगे हम, बिंबाणु, यानी कि प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होती हैं ये 1.5 to 4 लाख इन ईच ml ऑफ ब्लड, यानी कि 1 मिलीलीटर ब्लड में 1.5 to 4 लाख प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं। मतलब 1 मिलीलीटर रक्त में, रुधिर में 1.5 से 4 लाख प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है। इनका फंक्शन क्या है प्लेटलेट्स का? तो प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना, है ना, रक्त का थक्का जमाना, रक्त का थक्का जमाना, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है ना। देखिए जब भी इंजरी होती है, जब भी कोई चोट लगती है, तो आप देखते हैं कि कुछ देर तो रुधिर बहता है
और कुछ देर बाद वहाँ पे एक गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ बन जाता है और रुधिर का बहना जो है वो बंद हो जाता है। तो वो जो गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ जो बना, क्लॉट जो बना, वो क्लॉट कौन बनाता है? प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का फंक्शन हो गया, इट इज रेस्पॉन्सिबल टू ब्लड क्लॉटिंग। ओके बेटा, तो यहाँ हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो पहला इसका कंपोनेंट था, पहला जो घटक था ब्लड, है ना, रुधिर, उसको हमने पूरा पढ़ा है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिनियाँ और हृदय, उसके बारे में। थैंक यू।